ओके बेटा, अभी लास्ट टाइम इस चैप्टर में हम लोगों ने जो देखो टॉपिक कवर करे थे, तो उसमें एक ब्लड का टॉपिक है आपके पास। ठीक है, तो ब्लड आपका कवर हो चुका है। ब्लड का कंपोजिशन, उसमें डिफरेंट तरह के सेल, उनका फंक्शन, वो हमने कर लिया। देन उसके बाद सेकंड हमने इसमें करा था ब्लड ग्रुपिंग के बारे में, कि ह्यूमन के केस में कितने तरह के ब्लड ग्रुप्स होते हैं और किस बेसिस पे ब्लड ग्रुपिंग करी जाती है। Then we have complete the topic that was blood coagulation, which is also known as the blood clotting. Clear? तो इसमें कोएगुलेशन में डिफरेंट फैक्टर्स आपको चाहिए, और पूरा मैकेनिज्म कैसे होता है ब्लड क्लॉटिंग का, ये भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब नेक्स्ट जो इसमें हम लोग करेंगे, दैट इज द फिनोमिना विच इज नोन एज द अरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। तो इसको जरा अच्छे से समझ लो, व्हाट इज अरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। क्लियर? और इस डिसऑर्डर को नाम दिया जाता है एचडीएन। एचडीएन का मतलब होता है हीमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। तो बेसिकली बेटा, इसमें हीमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न में है क्या आप लोगों के पास? देखो, एक हमारे पास एंटीजन होता है जिसको नाम दिया जाता है आरएच एंटीजन। अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप बेटा ए पॉजिटिव है या ए नेगेटिव है, तो ए का मतलब तो ये हुआ ना कि उसके पास जो एंटीजन है वो ए एंटीजन है। लेकिन जो पॉजिटिव या नेगेटिव हम लगाते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करता है? पॉजिटिव या नेगेटिव बेसिकली रिप्रेजेंट करता है आर एच एंटीजन को। क्लियर? ये जो एंटीजन है ये सबसे पहले डिस्कवर्ड हुआ था रीसस मंकी में, तो उसी वजह से इस एंटीजन को नाम दिया जाता है आर एच एंटीजन। क्लियर? So that is why this antigen is known as the RH antigen, जो हमें मिलता है आरबीसी के सरफेस पे, that is on the red blood cell। तो जिन लोगों के आरबीसी में बेटा आरएच एंटीजन प्रेजेंट होगा, डेफिनेटली वो आरएच पॉजिटिव हो जाएंगे। तो अगर आपके पास आरएच एंटीजन प्रेजेंट है तो आपका ब्लड ग्रुप किस में काउंट किया जाता है? आरएच पॉजिटिव। आरएच पॉजिटिव जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है ह्यूमन पॉपुलेशन में, क्योंकि मैक्सिमम ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप की है। और जो हमारे पास बेटा लोग हैं जिनमें कि आरएच नेगेटिव एब्सेंट होता है, तो उनको नाम दिया जाता है आरएच नेगेटिव का। RH नेगेटिव इज बेसिकली अ रिसेसिव कैरेक्टर, जो आपको कम पॉपुलेशन में नजर आता है। ज्यादा में नजर आएगा डोमिनेंट है, कम में नजर आएगा तो ऑब्वियसली रिसेसिव है। अब इसमें क्या होता है कि बायोलॉजिकली एक मैच है जिसको हम इनकम्पैटिबल मानते हैं। ठीक है, तो कौन सा मैच है जिसको बायोलॉजिकली इनकम्पैटिबल माना जाता है? इनकम्पैटिबल मैच तब आता है जब हमारे पास मदर जो है वो आर एच नेगेटिव है और फादर कैसा है? आर एच पॉजिटिव है। पॉइंट इज क्लियर? तो यहाँ पर बेटा सबसे पहले देखो, मदर आर एच नेगेटिव है, फादर आर एच पॉजिटिव है, तो इस मैच को ना इनकम्पैटिबल माना जाता है। इनकम्पैटिबल का मतलब होता है कि जिसमें प्रॉब्लम हो सकती है। सो दिस इज द केस which is known as the RH incompatibility। क्लियर? तो when we talk about the RH incompatibility, तो देखो प्रॉब्लम में होगा क्या। जो मदर है वो आर एच नेगेटिव है, फादर हमारे पास कैसा है? आर एच पॉजिटिव है। ठीक है, तो अगर ये मदर आर एच नेगेटिव है तो दैट मीन्स कि मदर के पास आर एच एंटीजन नहीं है। मदर डू नॉट हैव द आर एच एंटीजन। लेकिन जो बेबी ये कंसीव करेगी वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो मान के चलो जब इस मदर ने फर्स्ट टाइम कंसीव किया, यानी कि जो इनका फर्स्ट बेबी था, वो बेबी बेटा आर एच पॉजिटिव हो गया। मान के चलो बेबी जो था वो आर एच पॉजिटिव था, क्योंकि फादर पॉजिटिव है तो बच्चे के पॉजिटिव आने के चांसेस हैं। तो अगर बच्चा आर एच पॉजिटिव है तो दैट मीन्स बच्चे के ब्लड में आर एच एंटीजन प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस बच्चे का जो बर्थ है वो तो नॉर्मल हो जाता है। लेकिन बेटा चाइल्ड बर्थ के टाइम पे जब बच्चा वेजाइनल ओपनिंग से बाहर निकलता है, तो उस टाइम पे जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, एक कॉर्ड होती है ना जो देखिए बच्चे को प्लेसेंटा से कनेक्ट करती है, लंबी से कॉर्ड होती है। ठीक है, जो आपकी नेवल से अटैच होती है, इस कॉर्ड को कट किया जाता है। तो इस कॉर्ड में बच्चे का ब्लड है। तो यानी कि जब ये कॉर्ड हम कट करेंगे तो जो फीटस का ब्लड होगा वो मिक्स हो जाता है विद द मदर्स ब्लड। लेकिन इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि बच्चे का बर्थ हो चुका है, बच्चा निकल चुका है, लेकिन बच्चे का जो थोड़ा अमाउंट में ब्लड है वो मदर के ब्लड में मिक्स हो गया।
ठीक है। अब बच्चे के ब्लड में कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है? RH एंटीजन है। मदर के ब्लड में RH एंटीजन नहीं है। तो जब ये एंटीजन मदर ब्लड में जाएगा तो मदर की बॉडी क्या करती है? मदर की बॉडी सिंथेसाइज करती है। क्या सिंथेसाइज करती है? मदर की बॉडी एंटीबॉडीज बनाती है। किसके अगेंस्ट बनाती है? दीज आर द एंटीबॉडीज अगेंस्ट द RH एंटीजन। ठीक है, मदर की बॉडी क्या करती है? RH एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाती है। पॉइंट इज क्लियर। लेकिन उससे पहले बच्चे को कोई नुकसान नहीं होता क्योंकि उसका बर्थ हो चुका है और वो निकल चुका है। ये एंटीबॉडीज मदर के ब्लड में सर्कुलेट करती है काफी लंबे टाइम तक, सालों तक भी सर्कुलेट कर सकती है, महीनों तक भी। अब प्रॉब्लम बेसिकली बेटा कब होती है? प्रॉब्लम होती है जब ये मदर सेकंड टाइम कंसीव करती है। तो मान के चलो मदर ने सेकंड टाइम कंसीव किया, तो इस मदर का जो सेकंड बेबी है वो सेकंड बेबी हमारे पास कैसा आ गया? RH पॉजिटिव। अगर ये सेकंड बेबी RH नेगेटिव होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ये RH पॉजिटिव होगा तो प्रॉब्लम है। अगर ये RH पॉजिटिव है तो दैट मीन्स किसके पास RH एंटीजन है? ठीक है। तो अब क्या होगा, जब इस बेबी को कंसीव करने के बाद प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होगा, मतलब प्रॉपरली हमारे पास प्लेसेंटा बन गया, तो जो एंटीबॉडीज मदर के ब्लड में है, द एंटीबॉडीज इन द मदर्स ब्लड, जो मदर के ब्लड में ऑलरेडी बनी हुई है, दीज एंटीबॉडी कैन क्रॉस द प्लेसेंटा। ये जो एंटीबॉडीज है ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर लेती है। वैसे एंटीबॉडीज कर नहीं पाती है पर ये कर जाती है, दे कैन क्रॉस द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा को क्रॉस करेंगे तो डेफिनेटली फीटस के ब्लड में जाके एंटर हो जाएंगे और वहां पर जाके ये एंटीबॉडीज किसके ऊपर अटैक करेंगे? दीज एंटीबॉडी अटैक ऑन द RH एंटीजन। तो अगर एंटीबॉडी एंटीजन से जाके बाइंड हो गया तो डेफिनेटली it will result into the antigen antibody reaction। तो इस रिएक्शन से जो ब्लड है यानी कि जो RBC है वो बर्स्ट कर जाते हैं, फट जाते हैं, टूट जाते हैं। तो बच्चे का स्टिल बर्थ हो सकता है। स्टिल बर्थ का मतलब होता है कि बच्चे की वोम में डेथ हो जाती है। ठीक है, स्टिल बर्थ का मतलब क्या होता है? बच्चे की वोम में डेथ हो जाती है, मरा हुआ बच्चा पैदा होता है। या फिर बच्चे को सिवियर जॉइंटिस हो सकता है। जॉइंटिस मतलब पीलिया। ठीक है, बच्चे को एनीमिया हो सकता है, मतलब उसमें ब्लड बिल्कुल ही कम हो जाएगा क्योंकि ब्लड सेल ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशन जो है इनको बोला जाता है अरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। ठीक है, अरिथ्रो का मतलब होता है RBC, ब्लास्टो का मतलब होता है फटना, फेटालिस का मतलब होता है फीटस। तो फीटस के RBC का फटना इज कॉल्ड अरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। और क्योंकि बेटा ये बीमारी उसके ब्लड से रिलेटेड है तो हम इसको हीमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यू बॉर्न बोलते हैं। पॉइंट इज क्लियर। तो अब प्रॉब्लम ये है कि अगर ये चीज चलती रही फिर तो मदर जो है वो कभी कंसीव ही नहीं कर पाएगी सेकंड टाइम, तो सेकंड बेबी के चांसेस भी कम हो जाते हैं ना। तो इस चीज को खत्म करने के लिए हमेशा क्या करते हैं, जो RH नेगेटिव मदर होती है, सिर्फ RH नेगेटिव, नॉट RH पॉजिटिव, RH नेगेटिव मदर को इंजेक्शन दिया जाता है। इंजेक्शन का नाम हमारे पास क्या है? रोगम। रोगम इज द नेम ऑफ द इंजेक्शन जो मदर को दिया जाता है विद इन 72 आवर्स ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड बर्थ। पहले बच्चे के बर्थ के 72 आवर्स के अंदर अंदर मदर को ये इंजेक्शन दिया जाता है ताकि जो मदर की एंटीबॉडीज हैं वो खत्म हो सके। दिस विल किल द एंटीबॉडीज जो बनती हैं मदर की ब्लड के अंदर। अब मदर के ब्लड में अगर एंटीबॉडीज ही नहीं बचेंगी तो फिर ये सेकंड बेबी के लिए प्रॉब्लम भी नहीं करेगा। ठीक है, तो ये पूरा जो केस है बेटा, दिस इज द केस फॉर एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। हाँ जी, पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन इन द क्लास? ठीक है, बेटा मदर फादर का ब्लड ग्रुप सेम होने से कोई नुकसान नहीं है, सिर्फ यहाँ पर प्रॉब्लम है RH एंटीजन के होने या ना होने से। ब्लड ग्रुप से कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मेन दिक्कत आती है जब RH एंटीजन की प्रॉब्लम आती है। ठीक है, क्योंकि अगर मदर के पास RH एंटीजन नहीं है और मदर ने कंसीव करना है, बच्चा मदर की बॉडी के अंदर है, तो डेफिनेटली फिर उस केस में क्या होगा? उस केस में कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं जिनको RH इनकम्पैटिबिलिटी बोला जाता है।
तो ये तो आप लोगों के पास था रिगार्डिंग द ब्लड, ब्लड ग्रुपिंग, ब्लड कोएगुलेशन एंड एरिथ्रोब्लास्टोसिस पिटालिस, ठीक है। तो ये टॉपिक आप लोगों के पास एनसीईआरटी के बिल्कुल स्टार्टिंग में बेटा जो हम लोगों ने कवर कर लिए। अब आप आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों के पास आता है रिगार्डिंग द सर्कुलेशन। अब सर्कुलेशन की बात करते हैं। तो हमारी बॉडी में जो रेड कलर का लिक्विड यहाँ पर फ्लो करता है दैट इज नोन एज द ब्लड। तो मेन जो लिक्विड है जो हमारी बॉडी में फ्लो करेगा वो ब्लड है। तो पहली बात आप ये देखो कि ह्यूमन के केस में व्हाट काइंड ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम इज देयर। वी हैव द क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम और एक आता है बेटा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम किसको बोला जाता है? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है कि जो ब्लड होगा दैट विल फ्लो इन द ब्लड वेसल्स। जब ब्लड प्रॉपर वेसल्स के अंदर फ्लो करता है जैसे आर्टरी, वेन या कैपिलरीज, तो उसको बोला जाता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। और अगर हमारा ब्लड जो है वो फ्रीली फ्लो करता है, फ्रीली फ्लो करेगा इन द बॉडी बिकॉज वेसल्स आर एब्सेंट, क्योंकि जो वेसल्स हैं वो हमारे पास क्या है? एब्सेंट है। तो बेटा उस केस में उसको नाम दिया जाता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ओपन में आप एग्जाम्पल दे सकते हो आर्थ्रोपॉड्स का। आर्थ्रोपॉड्स का मतलब जो इंसेक्ट होते हैं जैसे कॉकरोच वगैरह, ठीक है। क्लोज में आप एग्जाम्पल दे सकते हो वर्टिब्रेट्स का। वर्टिब्रेट्स में हम लोग आते हैं तो हमारे केस में वी हैव द क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब इसके बाद बेटा नेक्स्ट इसमें आता है टाइप ऑफ सर्कुलेशन। टाइप ऑफ सर्कुलेशन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखो टाइप ऑफ सर्कुलेशन में वी हैव द टू टाइप ऑफ द सर्कुलेशंस, ठीक है। एक होती है जिसको नाम दिया जाता है यहाँ पर सिंगल सर्कुलेशन। फर्स्ट यू हैव द सिंगल सर्कुलेशन। तो सिंगल सर्कुलेशन की बात अगर हम करें तो इसका मतलब होता है कि जो ब्लड है वो एक बार ही फ्लो करेगा थ्रू द हार्ट। सो ब्लड फ्लो ओनली वंस थ्रू द हार्ट। जो ब्लड है वो हार्ट से सिर्फ एक ही बार फ्लो करता है। सो दैट इज बेसिकली कॉल्ड सिंगल सर्कुलेशन। तो सिंगल सर्कुलेशन का एग्जांपल है पाइसेस, मतलब हम यहाँ पर बात करेंगे बेटा फिशेस की, ठीक है। तो फिश के केस में बेसिकली वी हैव द टू चैम्बर्ड हार्ट। टू चैम्बर्ड है ना, तो टू चैम्बर्ड में वन इज ऑरिकल, वन इज वेंट्रिकल। पॉइंट इज क्लियर। तो अभी इनका सर्कुलेशन समझो। फिश के केस में क्या होगा कि बॉडी का जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, वो सारा का सारा हम किसको पंप करेंगे? हार्ट को। तो हार्ट ओनली कंटेन विच काइंड ऑफ द ब्लड? इट ओनली कंटेन द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर जो ब्लड है वो हार्ट से बेसिकली कहाँ जाता है? गिल्स के पास जाता है, ठीक है। तो गिल्स में बेटा ब्लड का क्या होता है? ऑक्सीजनेशन। क्लियर। ऑक्सीजनेशन के बाद वही ब्लड गिल्स किसको देता है? वापस बॉडी पार्ट्स को। तो अब आप एक चीज देखो कि आपका जो फिश के केस में बेटा ब्लड है वो सिर्फ एक ही बार हार्ट में एंटर हुआ, उसके बाद वो हार्ट से बाहर निकल गया। तो दिस इज कॉल्ड सिंगल सर्कुलेशन। पॉइंट इज क्लियर। अब क्योंकि फिश के केस में जो हार्ट है इट ओनली कंटेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो इसी वजह से ऐसे हार्ट को हम नाम देते हैं वेनस हार्ट। क्या बोला जाता है इसको? वेनस हार्ट। वेनस हार्ट का मतलब द हार्ट विच कंटेन ओनली द deoxygenated blood. The heart which only contain deoxygenated blood is called venous heart. Point is clear. तो ये वाली जो सर्कुलेशन हमारे पास है इसको नाम दिया जाता है यहाँ पर सिंगल सर्कुलेशन। क्लियर। अब उसके बाद चलते हैं बेटा सेकंड पॉइंट के ऊपर। सेकंड पॉइंट हमारे पास आता है डबल सर्कुलेशन। क्लियर। अभी डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या होगा? डबल सर्कुलेशन का मतलब होगा कि जो ब्लड है वो फ्लो करता है ट्वाइस थ्रू द हार्ट। ब्लड जो है वो ट्वाइस फ्लो करता है थ्रू द हार्ट। दो बार ही फ्लो करेगा, दो बार ही एंटर होगा, तो उसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। तो डबल सर्कुलेशन में हम दो एग्जाम्पल यहाँ पर पढ़ते हैं। तो एक एग्जाम्पल हम लोगों के पास यहाँ पर आता है एम्फीबियंस का केस, ठीक है, जो कि हमारे फ्रॉग्स हैं। और दूसरा केस बेटा इसमें रेप्टाइल्स का आता है, रेप्टाइल्स का, क्रोकोडाइल को छोड़ के। तो इनके केस में जो हार्ट है वो कितने चैम्बर्ड हार्ट है? 3 चैम्बर्ड हार्ट है। 3 चैम्बर्ड का मतलब कि इनके केस में 2 ऑरिकल्स होंगे और एक क्या होगा? वेंट्रिकल होगा। लेकिन बेटा इनके केस में प्रॉब्लम क्या है?
अब दो ऑरिकल है तो मतलब ब्लड जो है वो ऊपर तो सेपरेटेड है, यहाँ सपोज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और यहाँ ऑक्सीजनेटेड है, लेकिन जब वो ब्लड वेंट्रिकल में जाएगा तो वेंट्रिकल में तो ब्लड मिक्स हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा ना, तो ब्लड सेपरेट नहीं हो पा रहा, दोनों तरह का ब्लड उल्टा मिक्स हो गया। दैट इज वाई दे कैन नॉट मेंटेन देयर कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर एंड दे आर कोल्ड ब्लडेड। समझ रहे हो? तो इनके केस में जो टाइप ऑफ सर्कुलेशन है उसको नाम दिया जाता है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। क्या बोला जाता है इसको? इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। इनकम्प्लीट का मतलब जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है इट इज नॉट सेपरेटेड, वो मिक्स हो जाता है, लेकिन क्योंकि ब्लड जो है वो ट्वाइस फ्लो करता है थ्रू द हार्ट तो इट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। पॉइंट इज क्लियर? अब दूसरा जो एग्जाम्पल इसमें आता है उसमें एक आप लेते हो क्रोकोडाइल। वैसे तो क्रोकोडाइल जो है वो रेप्टाइल्स का मेंबर है, लेकिन बेटा इनके केस में हार्ट इज 4 चैम्बर्ड, कंप्लीट 4 चैम्बर्ड। दूसरा एव्स आते हैं जिसमें बर्ड्स हैं, और तीसरा हम लोग रखते हैं क्लास मैमल्स को जिसमें हम लोग आते हैं। तो हमारे केस में वी हैव कंप्लीट 4 चैम्बर्ड हार्ट। तो 4 चैम्बर्ड हार्ट में देयर इज 2 ऑरिकल and 2 ventricle, ठीक है? So like you have complete 4 chambered, तो that means कि in your heart यहाँ deoxygenated blood है जो यहाँ जाएगा right ventricle में, यहाँ ऑक्सीजनेटेड है जो जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो ब्लड की बेटा मिक्सिंग नहीं होती है, ब्लड रिमेन सेपरेटेड, दैट इज वाई दे कैन मेंटेन द कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। तो ऐसी सर्कुलेशन को नाम दिया जाता है कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। क्या बोला जाता है इसको? कंप्लीट डबल circulation in which the deoxygenated and oxygenated blood is needs to be separated. So we have two type of the system. One is called closed circulatory system, another is open. We have the closed, not open. Type of the circulation is single circulation and double circulation. फिश के केस में 2 चैम्बर्ड हार्ट है तो दे हैव द सिंगल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन इज प्रेजेंट इन एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स बिकॉज दे आर हैविंग 3 चैम्बर्ड हार्ट। क्लियर? तो देयर इज अ मिक्सिंग ऑफ ब्लड, तो इसको आप बोलते हो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। और क्रोकोडाइल, एव्स और मैमल्स में वी हैव कंप्लीट 4 चैम्बर्ड हार्ट, देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ ब्लड, the oxygenated and deoxygenated remains to be separated, so they have the complete double circulation. Point समझ में आ गया बेटा? Put the thumbs up on the screen if the given point is clear to everyone in the class. ठीक है, समझ में आ गया? What is the circulation? Clear? Done? Clear? Okay, done. ठीक है बेटा, ये हम लोगों के पास है रिगार्डिंग दिस पॉइंट। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर बात करनी है बेटा ह्यूमन हार्ट की, बिकॉज वी हैव टू डील विद द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द ह्यूमन, सो वी आर गोइंग टू डील विद द ह्यूमन हार्ट फर्स्ट। ठीक है, अभी देखो ह्यूमन हार्ट जो है वो आपका बेटा मेन पंपिंग ऑर्गन है। यू नो व्हाट इज पंपिंग ऑर्गन? विच इज पंपिंग ब्लड टू द बॉडी। इट इज द मेन पंपिंग ऑर्गन क्योंकि ब्लड की पंपिंग करता है। और ये प्रेजेंट कहाँ पर है? द हार्ट इज प्रेजेंट इन द thoracic cavity, यानी कि योर चेस्ट कैविटी, एंड इट इज लिटिल टिल्टेड टुवर्ड द लेफ्ट साइड। ये हमारा थोड़ा सा कहाँ की तरफ झुका होता है? लेफ्ट साइड की तरफ। तो इसीलिए जो बीट्स हैं वो हमें लेफ्ट साइड पे सुनाई देती हैं, एंड वी यूज टू से कि हार्ट इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड। It is not present on the left side, but it is little tilted toward the left side. हार्ट का बेटा अगर साइज पूछा जाता है तो इसका साइज जो है वो क्लेंच्ड फीस्ट के जितना है। क्लेंच्ड फीस्ट का मतलब होता है आपकी बंद मुट्ठी। तो जितना साइज आपकी बंद मुट्ठी का होगा ना उतना आपका हार्ट का साइज रहता है। और अगर पूछा गया कि हार्ट जो है वो कौन सी जर्म लेयर से बनता है, तो ऑलवेज रिमेंबर इट इज मीजोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन। मतलब ये ऑर्गन कौन सी जर्म लेयर से बनता है? मीजोडर्म से। रिमेंबर एनिमल किंगडम में आपको 3 जर्म लेयर बताई थी, एक्टो, एंडो, मीजो। तो हार्ट कौन सी जर्म लेयर से बनता है? द हार्ट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द मीजोडर्म। पॉइंट इज क्लियर? दूसरी बात बेटा अगर हम यहाँ पर करें ह्यूमन हार्ट की, तो बेसिकली आपका जो हार्ट है वो प्रोटेक्टेड है
बिकॉज हार्ट इज कंप्लीटली कवर्ड इन अ बैग। जो हमारा हार्ट है वो कंप्लीटली कहाँ कवर्ड है, अराउंड बैग। तो बैग का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो देखो बैग में ये दो लेयर्स आप लोगों को नजर आती हैं, ठीक है। द आउटर लेयर इज नोन एज द पेराइटल पेरिकार्डियम। कौन सी लेयर है, पेराइटल पेरिकार्डियम। और इनर कौन सी है हमारे पास, द इनर इज कॉल्ड विसरल पेरिकार्डियम। कौन सी लेयर है, विसरल पेरिकार्डियम। दोनों के बीच में कैविटी नजर आती है सब बच्चों को। दिस कैविटी इज कॉल्ड पेरिकार्डियल कैविटी। क्या बोला जाता है इसको, पेरिकार्डियल कैविटी। एंड दिस कैविटी कंटेन अ लिक्विड विच इज कॉल्ड पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्या बोला जाता है इसको, पेरिकार्डियल फ्लूइड। तो ये जो फ्लूइड है बेटा, ये बेसिकली हार्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, क्लियर। एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड द फ्रिक्शन लेस मूवमेंट। हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट करना है, रिलैक्स करना है, तो उसके लिए पेरिकार्डियल फ्लूइड इज देयर। हार्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए पेरिकार्डियल फ्लूइड इज देयर। सो बेसिकली द हार्ट इज प्रोटेक्टेड in a bag, and that bag is made up of total two layer, outer parietal pericardium and inner visceral pericardium. पॉइंट इज क्लियर। देन उसके बाद बेटा हम हार्ट में चैम्बर्स की बात कर लेते हैं। तो हमारे केस में वी हैव कंप्लीट 4 चैम्बर्ड हार्ट। कितना चैम्बर्ड हार्ट है, 4 चैम्बर्ड हार्ट, क्लियर। तो 4 चैम्बर्ड में वी हैव द 2 ऑरिकल्स। ऑरिकल्स भी बोल सकते हो या यू कैन से एट्रिया। एंड वी हैव द 2 लोअर चैम्बर विच आर कॉल्ड वेंट्रिकल। दो बेटा अपर चैम्बर्स हैं, अपर चैम्बर्स आर एट्रिया, और दो हमारे पास लोअर चैम्बर हैं विच आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स। पॉइंट इज क्लियर। तो हार्ट इज कंप्लीटली डिवाइडेड इनटू द 4 चैम्बर। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द वॉल, तो बेसिकली हार्ट की जो वॉल है, when we talk about the heart, तो हार्ट की जो वॉल है बेटा, this wall is actually made up of 3 layers। ये जो वॉल है ये कितनी लेयर्स की बनी है, this wall is made up of total 3 layers। कौन कौन सी लेयर है, बाहर वाली लेयर को नाम दिया जाता है एपिकार्डियम, middle is known as the myocardium, clear, and the inner is known as the endocardium. So look at the sequence carefully beta. हार्ट की जो वॉल है, दिस वॉल इज मेड अप ऑफ टोटल 3 लेयर्स, आउटर एपिकार्डियम, मिडल मायोकार्डियम, इनर एंडोकार्डियम। व्हेन वी टॉक द मायोकार्डियम, तो मायोकार्डियम इज द थिकेस्ट वॉल। ये सबसे ज्यादा थिक है because this contain the muscle and those muscles are called cardiac muscles। कौन से मसल प्रेजेंट है आपकी हार्ट में, कार्डियक मसल्स, क्लियर, जिसकी वजह से हार्ट क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करेगा। पॉइंट इज क्लियर। तो बेटा यहाँ पर पॉइंट एक इंपॉर्टेंट ये आता है कि जो वॉल है ventricles की, when we talk about the wall, so the wall of ventricle is more thick as compared to the wall of auricle। ठीक है, तो ventricle की wall auricle के wall के comparison में ज्यादा thick है। क्यों, क्योंकि जितनी thick wall होगी उतना strong contraction होगा और उतना ज्यादा वो पंप करेगा ब्लड को, समझ रहे हो, क्योंकि वेंट्रिकल ने ब्लड बेटा हार्ट से बाहर पंप करना है, तो इसलिए वेंट्रिकल का स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होना जरूरी है। और स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है अगर उसकी वॉल ज्यादा थिक है, उसमें ज्यादा मसल्स हैं, तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्गली कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ब्लड को बाहर पंप करेगा। और अगर ये पूछा गया कि ह्यूमन हार्ट में कौन सा ऐसा पार्ट है जिसकी वॉल सबसे ज्यादा थिक है, थिकेस्ट अगर पूछा जाता है, तो रिमेंबर इट इज द लेफ्ट वेंट्रिकल। कौन सा है, लेफ्ट वेंट्रिकल। रीजन ये है कि लेफ्ट वेंट्रिकल ने जो ब्लड बेटा पंप करना है, लेफ्ट वेंट्रिकल पंप द ब्लड टू द बॉडी। जो लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड पंप करता है ना, वो ब्लड एक्चुअल में कहाँ जाता है, आपकी बॉडी में। तो बॉडी से हेड टू टो भेजना, ऊपर से नीचे तक, तो उसके लिए यू रिक्वायर अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन, ताकि ब्लड को हम एकदम से पुश कर सके। पॉइंट समझ में आ गया। सो दिस इज रिगार्डिंग द आउटलाइन ऑफ द ह्यूमन हार्ट। तो कहाँ प्रेजेंट है, साइज कितना है, कौन सी जर्म लेयर से बनता है, कौन से बैक के अंदर है जिससे उसको प्रोटेक्शन मिलती है, कितने चैम्बर हैं,
वॉल में कितनी लेयर्स हैं, कौन सी लेयर में कार्डियक मसल्स हैं, कौन सी वॉल ज्यादा थिक मानी जाती है। तो ये कुछ चीजें हैं बेटा जो आपको ह्यूमन हार्ट में ध्यान में रखनी है। 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, फटाफट से ये जो स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है इसको रिवाइज कर लो जल्दी से। वो क्या करेंगे? ओके बेटा, तो ये तो हो गया हम लोगों के पास रिगार्डिंग द आउटलाइन ऑफ द ह्यूमन हार्ट। अब मैं एक और चीज आप लोगों को बता देती हूँ, वो ये कि ह्यूमन हार्ट में जो कंप्लीट चैम्बर हम लोगों के पास है वो टोटल 4 चैम्बर्स हैं, ठीक है। अभी 4 चैम्बर्स में तो ये हुआ कि अगर हम यहाँ पर बात करें हार्ट की, तो हार्ट में जो ये 4 चैम्बर्स हैं ये हम लोगों के पास बनेंगे कैसे, ये देखो जरा। सबसे पहले तो ये वाला जो है, दिस इज राइट ऑरिकल, दिस इज राइट वेंट्रिकल, दिस इज लेफ्ट ऑरिकल एंड दिस पार्ट इज लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर? तो ऑब्वियसली ना बीच में पार्टीशन होना जरूरी है, तभी तो चैम्बर आपस में से सेपरेट होते हैं। तो जब आप इंटरनली अपने हार्ट को देखोगे तो एक आप लोगों के पास यहाँ पर आपको सेप्टम नजर आता है, सेप्टम, ठीक है। इस सेप्टम को हम नाम देते हैं इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम, या फिर आप इसको बोल सकते हो इंटर एट्रियल सेप्टम। दिस इज बेसिकली द इंटर एट्रियल सेप्टम, जो कि दोनों ऑरिकल्स को सेपरेट करता है इंटरनली। सो द ऑरिकल इज डिवाइडेड इनटू राइट ऑरिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल। तो दिस इज इंटर एट्रियल सेप्टम विच इज वेरी थिन एंड मस्क्यूलर। थिन है, मस्कुलर है, नाम है इंटर एट्रियल सेप्टम विच डिवाइड द एट्रिया इनटू 2 चैम्बर्स। क्लियर? सिमिलरली बेटा व्हेन वी टॉक अबाउट द वेंट्रिकल, जब हम वेंट्रिकल में जाएंगे तो वेंट्रिकल में भी हमें एक सेप्टम नजर आता है जो दोनों वेंट्रिकल्स को डिवाइड करेगा। क्लियर? सो दिस सेप्टम इज नोन एज द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। क्या बोला जाता है इसको? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम विच डिवाइड द वेंट्रिकल्स इनटू राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है ये हमारे पास काफी ज्यादा थिक है। देन अनदर सेप्टम इज देयर। अगर हम उस सेप्टम की बात करें तो वो सेप्टम कैसा है हमारे पास? दैट सेप्टम इज बेसिकली द आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, जो कि थिक और फिब्रस है। सो दिस इज द सेप्टम जिसका नाम है एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम विच इज थिक एंड मस्क्यूलर। कैसा है? थिक है और फिब्रस है। इट इज थिक एंड फिब्रस विच इज नोन एज द एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, जो ऑरिकल और वेंट्रिकल को सेपरेट करेगा। तो एक बेटा इंटर एट्रियल सेप्टम है जो थिन है विच सेपरेट द 2 ऑरिकल। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम जो कि थिक है, जो दोनों वेंट्रिकल्स को सेपरेट करेगा। एंड एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम विच इज थिक एंड फिब्रस, जो वेंट्रिकल को ऑरिकल से सेपरेट करेगा। So this is how the heart is completely divided into the 4 chambers. Point is clear?